So, welcome to all of you in this lecture 3 of एंट्रोपी चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एंट्रोपी प्रिंसिपल के इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था कि जो अगर हम लोग यूनिवर्स के लिए पूरे यूनिवर्स के लिए अगर एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती रहती है। तो अब ये जो हम लोगों ने एंट्रोपी प्रिंसिपल के बारे में समझा था कि एंट्रोपी जो यूनिवर्स की होती है वो हमेशा इंक्रीज करती रहती है, उसका बेसिक एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल। ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अभी हम लोगों ने ये चीज देखा था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती रहती है। दैट मीन्स डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, ये हम लोगों ने लेक्चर 2 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो ये वैल्यू होती है डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तब तो वो इक्वल टू 0 होगा, बट अगर हम प्रैक्टिकल मैनर में बात करें, प्रैक्टिकली ऑल प्रोसेस की बात करें, तो जो ये डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होगी डेल्टा एस की। डेट मीन्स कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा क्या है, वो बढ़ रही है। अब अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हमारा डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी जितनी वैल्यू ज़्यादा चेंज में आएगा एंट्रोपी में, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि उतनी ही ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी हमारे सिस्टम में होगी। ठीक है, उतनी ही इरिवर्सिबिलिटी हायर होगी हमारे सिस्टम में। ठीक, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सिस्टम में अगर आप चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आएगी उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, इरिवर्सिबिलिटी होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी को समझने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी को समझने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अगर किसी दो सिस्टम में ये कंपेयर करना चाहते हैं कि इन दोनों सिस्टम में कौन ज़्यादा इरिवर्सिबल है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हर एक सिस्टम का इंडिविजुअली आप चेंज इन एंट्रोपी निकालिए और जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा पॉजिटिव होगी आपस में कंपेयर करने पर, वो सिस्टम आपस में कंपेयर करने पर दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि उसमें एंट्रोपी क्या है, चेंज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा पॉजिटिव आ रही है उस पर्टिकुलर सिस्टम की। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल का। अब इसके आगे हम लोग इसके पर्टिकुलर कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि एंट्रोपी प्रिंसिपल को हम डिफरेंट सिस्टम्स में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम जो हमारे पास में है यहां पर, वो है ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, ये हमारे पास में है पहला केस। ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसको अडॉप्ट करेंगे और देखेंगे कैसे हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है, हेडिंग क्या मैंने डाली है, ट्रांसफर ऑफ हीट टू ए फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। यानी हमारे पास में दो बॉडीज हैं, एक ये कोई बॉडी है जो कि किसी टेम्परेचर T1 पर है, ठीक है, और एक कोई दूसरी बॉडी है जो ये टेम्परेचर T2 पर है, और इसको हमने क्या किया, एक वेल इंसुलेटिंग रॉड के थ्रू इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर दिया। ठीक है,
ये वेल इंसुलेटिंग रॉड है, यानी कि इस रॉड से सराउंडिंग में कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, केवल हीट फ्लो कहाँ करेगी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में हीट फ्लो करेगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से अरेंज है कि यहाँ पर जो T1 है दैट इज ग्रेटर देन T2, यानी इस बॉडी का जो टेम्परेचर है T1 उसकी वैल्यू क्या है, दूसरी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो हम सभी लोगों को पता है हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो डेट मीन्स क्या होगा कि जो हीट यहाँ पर फ्लो करेगी वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा T1 से T2। अगर आप इस बॉडी को A बॉडी कह रहे हैं और इस बॉडी को आप B बॉडी कह रहे हैं, तो हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम A बॉडी टू B बॉडी। क्यों? क्योंकि A बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। अब बात ये आती है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ से A बॉडी से जो B बॉडी की ओर जा रही है हीट, उसकी वैल्यू क्या है, Q है, ठीक है। तो अगर आप चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हीट जो फ्लो कर रही है इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू जा रही है, ये मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है जिसके थ्रू क्या हो रही है, ये हीट A बॉडी से B बॉडी की ओर जा रही है। तो अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ A बॉडी कितनी है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B बॉडी कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो डेल्टा S फॉर A बॉडी, ठीक है, तो हमको पता है कि जो एक्सपेंशन होता है वो क्या था हमारे पास में, ds इक्वल टू dq/t होता था, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग देखें, अगर हम A बॉडी के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि A बॉडी से कितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है, A बॉडी से कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर कि A बॉडी से Q अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, B बॉडी की ओर ट्रांसफर हो रही है। और A बॉडी का टेम्परेचर कितना है, A बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास में यहाँ पर T1 है। देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि ये दोनों कैसी है, फाइनाइट बॉडीज हैं। तो अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को देख रहे हो कि इसका टेम्परेचर T1 है, तो इस कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर A बॉडी से Q अमाउंट ऑफ हीट अगर निकलेगी तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर A बॉडी कितना होगा, वो हमारे पास Q/T1 हो जाएगा, ठीक है। जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ A बॉडी होगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Q/T1 हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि अगर हीट किसी सिस्टम में जाती है, इंटर करती है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ में लेते हैं, और अगर हीट किसी सिस्टम से बाहर रिलीज हो रही है तो उसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ में लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे कि A बॉडी से जो ये हीट है वो रिलीज हो रही है, तो इसको हम किस साइन के साथ में यहाँ पर ट्रीट करेंगे, माइनस साइन के साथ में। तो यहाँ पे जो डेल्टा ऐसे होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -Q/T1 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप डेल्टा SB की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B बॉडी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट है, यही Q अमाउंट ऑफ हीट अब B बॉडी की ओर जाएगी, तो ये बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो उस कंडीशन में इस Q अमाउंट ऑफ हीट को आप पॉजिटिव की तरह ट्रीट करोगे, तो उस कंडीशन में डेल्टा SB की वैल्यू क्या होगी, दैट इज Q/T2 हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर T2 क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। अब अगर आपने देखा यहाँ पर ये A बॉडी की हो गई, यहाँ पर B बॉडी का चेंज इन एंट्रोपी हो गया, तो अगर हम डेल्टा S फॉर यूनिवर्स निकालना चाहते हैं तो डेल्टा S फॉर यूनिवर्स क्या होगा, यहाँ पर सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक हमारे पास में क्या है, डेल्टा SA है, प्लस क्या होगा, डेल्टा SB। अगर इन दोनों पार्ट्स को आप मिला दोगे, तो अगर इसको आप सिस्टम की तरह कह रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, या आप इसको अगर सिस्टम की तरह कह रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो इन दोनों पार्ट्स को अगर आप मिला दोगे चेंज इन एंट्रोपी को वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा S फॉर यूनिवर्स की वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी Q/T1 विथ माइनस साइन प्लस Q/T2, ठीक है। या इसको आप रीअरेंज करके लिख दीजिए, तो रीअरेंज करके हमारे पास में क्या आएगा, डेट इज Q आप कॉमन ले लो तो 1/T2 माइनस 1/T1, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको अगर आप और फर्दर सॉल्व कर दो तो डेल्टा S फॉर यूनिवर्स की वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है वो कितनी आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू Q विद इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई T2। ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी डेल्टा S फॉर यूनिवर्स की, Q मल्टीप्लाई T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई T2।
अब आप कहोगे कि सर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, हमने इस प्रॉब्लम में पहले ही ले रखा है एक्सप्रेशन कि T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो उस कंडीशन में जब आप यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई T1 माइनस T2। अगर T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है तो ये वाली जो वैल्यू आपकी आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और यही तो हमारा एक्सपेंशन था, अगर ये वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू जो डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स होगी वो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यही चीज हम लोगों ने अभी पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो ये इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है, डेट मीन्स ये सिस्टम क्या होगा, एक इरिवर्सिबल सिस्टम होगा जिसकी की एंट्रोपी हमेशा की तरह क्या हो रही होगी, इसमें इंक्रीज कर रही होगी इस पूरे सिस्टम के यूनिवर्स के लिए। ठीक है, बात क्लियर है, इसमें किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इस पर बेस हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या दिया है कि एक फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, इसमें दो बॉडी हैं, एक है 1200 केल्विन पर और दूसरी बॉडी 800 केल्विन पर है। इन दोनों बॉडीज को हम लोग आपस में कांटेक्ट में कर देते हैं तो क्या होगा, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम 1200 केल्विन टू 800 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, हीट जो होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। तो फर्स्ट केस में क्या है, जो हायर टेम्परेचर है वो हमारे पास में 1200 केल्विन है और जो लोअर टेम्परेचर है वो 800 केल्विन है। तो हीट जो 2500 किलो जूल की है वो 1200 केल्विन से 800 केल्विन की ओर फ्लो करेगी। एक दूसरा सेकंड केस हमने कंसीडर किया है, यहाँ पे बॉडीज की जो टेम्परेचर है वो 800 केल्विन और 500 केल्विन है। जब इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो 2000 किलो जूल की जो हीट है वो 800 केल्विन वाली बॉडी से 500 केल्विन वाली बॉडी में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम में गिवन है ये दो केस। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम में जो चेंज इन एंट्रोपी हो रही है वो कुछ डेल्टा एस 1 है। ठीक है, और इस सिस्टम में जो चेंज इन एंट्रोपी हो रही है पूरे सिस्टम की वो डेल्टा एस सेकंड है। तो इन दोनों सिस्टम में कौन सा सिस्टम ज्यादा इरिवर्सिबल होगा, पहला सिस्टम ज्यादा इरिवर्सिबल होगा कि दूसरा सिस्टम ज्यादा इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप एंट्रोपी प्रिंसिपल को एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एंट्रोपी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिसमें चेंज इन एंट्रोपी ज्यादा होगा, जिसका चेंज इन एंट्रोपी जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो सिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन दोनों सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज निकाल लेते हैं। तो पहले फर्स्ट सिस्टम को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस फॉर फर्स्ट, डेट इज अब यहाँ पे दो बॉडी है, तो दो बॉडी अगर हैं तो उनके लिए हम लोग इंडिविजुअल चेंज इन एंट्रोपी निकालें। तो यहाँ पर अगर 1200 केल्विन वाली बॉडी के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालें तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है 1200 केल्विन इस बॉडी का, और ये अपने अंदर से 2500 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो किसी भी सिस्टम से जब कोई अमाउंट ऑफ हीट निकलता है तो उसको हम माइनस साइन के साथ लेते हैं। और हमको पता है कि एंट्रोपी इज ए डिफाइन एज ds इक्वल टू dq बाई टी। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होता था। तो इसका अगर हम एप्लीकेशन यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू, माइनस 2500 अपॉन 1200। ठीक है, और फिर ये जो दूसरी बॉडी है ये 800 केल्विन पर रखी हुई है, इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट अंदर इंटर कर रहा है वो 2500 कर रहा है। किसी भी सिस्टम में अगर हीट इंटर करती है तो वो वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, प्लस 2500 अपॉन 800। ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू आ रही है इस फर्स्ट एंट्रोपी वाले सिस्टम के लिए वो हमारे पास में आ रही है 1.041 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास इस फर्स्ट सिस्टम की नेट एंट्रोपी आ गई। इसी तरीके से हम सेकंड सिस्टम की अगर एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा एस फॉर सेकंड सिस्टम डेट इज इक्वल टू, सेम वही चीज यहां पर भी होगा, क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये 800 केल्विन से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसको हमें कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा।
तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2000/800 और ये 2000 किलो जूल 500 केल्विन में इंटर कर रही है, तो क्या होगा +2000 डिवाइडेड बाई 500। तो इसको जो आप सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास में जो फाइनल वैल्यू आ रही है डेल्टा एस फॉर सेकेंड की, वो वैल्यू आ रही है 1.5 किलो जूल पर केल्विन, 1.5 किलो जूल पर केल्विन। अब आप जरा डेल्टा एस फर्स्ट को और डेल्टा एस सेकेंड को आपस में कंपेयर करो। डेल्टा एस फर्स्ट की वैल्यू 1.041 आ रही थी, जबकि डेल्टा एस सेकेंड की वैल्यू 1.5 किलो जूल पर केल्विन आ रही है। तो जो आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो डेल्टा एस सेकेंड है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है इन कंपेयर टू डेल्टा एस फर्स्ट। डेट मीन्स इन दोनों प्रोसेस में कौन ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा, जिसके लिए चेंज इन एंट्रोपी ज़्यादा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, अगर इरिवर्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इरिवर्सिबिलिटी सेकेंड प्रोसेस की क्या होगी, ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था, ये आई थिंक मुझे लगता है मैंने इसको पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है तो उसका एप्लीकेशन आपको फिर से समझ में आ जाए, तो मैंने इसको एक बार फिर से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को जो फाइनाइट बॉडीज के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके थ्रू जो एंट्रोपी जनरेट हो रही है उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे पास में एक केस है, हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है जब दो फ्लूइड्स की आपस में मिक्सिंग हो रही हो। ठीक है, ये एक हमारे पास में वेल इंसुलेटेड चैम्बर है। ठीक है, ये वेल इंसुलेटेड चैम्बर है, इसमें ये बीच में एक पार्टीशन वॉल लगी हुई है। ठीक है, अब इधर एक दूसरा फ्लूइड लगा हुआ है, एक इधर दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक, इधर की साइड में जो फ्लूइड है इसका जो मास है वो कुछ m1 है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो कुछ C1 है, और इस फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो कुछ T1 है। ठीक है, उसी तरीके से पार्टीशन वॉल की दूसरी साइड में जो यहाँ पर एक हमारे पास में फ्लूइड है, इसका जो मास है वो कुछ m2 है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वो C2 है, और इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ T2 है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। ठीक है, एक तरफ के फ्लूइड का मास कुछ m1 है, स्पेसिफिक हीट C1 है और कुछ टेम्परेचर T1 है। दूसरी तरफ का क्या है, मास m2 है, C2 है और T2 है। मास m2 है, स्पेसिफिक हीट C2 है और टेम्परेचर कुछ T2 है। जब आप इस पार्टीशन वॉल को हटा दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों फ्लूइड आपस में मिल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकल अगर प्रोसेस हो रहा है तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये एक अलग बात है कि ये वेल इंसुलेटिंग चैम्बर है, तो कोई सराउंडिंग से हीट इस सिस्टम के अंदर नहीं आ पाएगी, ना सिस्टम से कोई भी हीट सराउंडिंग में जा पाएगी। लेकिन जैसे ही आप पार्टीशन वॉल हटाओगे तो इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में हीट का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में हम देखें, अगर T1 की वैल्यू हमारे पास में T2 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे ये वाला फ्लूइड है वो हीट का ट्रांसफर इस दूसरे वाले फ्लूइड को करेगा, और ये तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि मिक्सिंग करने के बाद दोनों तरह के फ्लूइड्स का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि मिक्सिंग करने के बाद हीट का ट्रांसफर इस फर्स्ट वाले फ्लूइड से सेकंड वाले फ्लूइड की ओर होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों तरह के फ्लूइड्स का टेम्परेचर कोई TF ना हो जाए। क्योंकि जैसे ये TF होगा, दोनों तरह के फ्लूइड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा TF, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हीट हमारी फर्स्ट फ्लूइड से सेकंड फ्लूइड में जा रही है उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग गिवन हीट इक्वल्स टू टेकन हीट के कॉन्सेप्ट से इस TF की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास में जो सप्लाई हीट होगी फर्स्ट फ्लूइड के थ्रू इस सेकंड फ्लूइड में जो जा रही होगी वो क्या होगी, डेट इज m1 C1। ये फर्स्ट फ्लूइड कितना हीट को दे रहा होगा, डेट इज T1 माइनस TF। ठीक है, ये हीट जा रही होगी किसमें, दूसरे वाले फ्लूइड में, और दूसरा वाला फ्लूइड जो हमारा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, उसको आप समझ लीजिए, उसकी वैल्यू हमारे पास में होगी डेट इज इक्वल टू m2 C2 डेट इज TF माइनस T2, ये वैल्यू होगी। तो अगर आप यहाँ से, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं TF की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, कि किसी भी तरीके से हमारे पास में TF की वैल्यू आ जाए।
तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करके टी एफ की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो टी एफ की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। आप इसके जब इसको सॉर्टिफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप टी एफ की वैल्यू को लाओगे तो आपके पास में डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास में टी एफ की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम साइड में ऊपर लिखे दे रहे हैं क्योंकि अभी हमें आगे और भी लंबा काम करना है इस एक्सप्रेशन में। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा मिटाए दे रहा हूँ ताकि जगह हो जाए, और इस टी एफ की वैल्यू को साइड में लिख देता हूँ। हमारे पास में जो क्वेश्चन में एजम्पशन दिया हुआ था वो क्या था कि T1 की वैल्यू ग्रेटर देन T2 है दोनों फ्लूइड में, और जो T फाइनल है, जिस टेम्परेचर पर दोनों फ्लूइड का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, वो TF है, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही थी। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इस वाले टर्म को हम लोग मिटा दे रहे हैं और आगे की प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, या आप लोग के लिए हेल्प के लिए मैं छोटा सा फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग को याद रहे कि हो क्या रहा है प्रॉब्लम में। ये हमारे पास में फर्स्ट फ्लूइड था इधर M1C1 और T1 पर, और दूसरा वाला क्या था M2C2 और T2 पर, और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास कितना हो रहा है TF हो रहा है जब दोनों को ये पार्टीशन वॉल हटा रहे हैं। अब देखिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज इन एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। पूरे सिस्टम के लिए क्या चेंज इन एंट्रोपी का सीन हो रहा है उसकी वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले जरा हम फर्स्ट फ्लूइड के लिए चेंज इन एंट्रोपी निकालें। तो डेल्टा एस फॉर फर्स्ट फ्लूइड आप जब निकालोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, पहले तो हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा कि हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या था। तो एक्सप्रेशन हमारे पास में ये था कि डी एस इक्वल टू क्या होता था, दैट इज डी क्यू बाई टी। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होता था। तो अगर आप यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्लूइड है, तो फर्स्ट फ्लूइड के लिए भी आप डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेट निकालना चाहते हो तो हमारे पास में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। अब देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने इंटीग्रेशन क्यों लगाया, डी एस की वैल्यू नहीं निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ डेल्टा एस की वैल्यू। ठीक है, तो आप जब एक छोटी सी चीज से जब बड़ी चीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लगा रहे हो यहाँ पर, तो आपको पता है कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी, और टी की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, दैट इज टी की वैल्यू हमारे पास में है, ये फर्स्ट फ्लूइड के लिए बात मैं कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू हमारी T1 से लेकर TF तक वेरी कर रही है। अब आप कहोगे सर ये क्या आपने कर दिया, अभी तक हम लोग क्या करते थे, डी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी, जब चेंज इन एंट्रोपी निकालते थे, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता था, क्यू की वैल्यू हमें गिवन रहती थी। अभी पीछे वाले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि 2000 किलो जूल निकल रहा है, ठीक है, हीट, या उसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा तो क्यू की एक फिक्स वैल्यू होती थी, और वहाँ पे क्या होता था, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी। जिस बॉडी से हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और किसी दूसरी बॉडी में जा रहा होता था, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता था, फिक्स होता था। बट ये एक ऐसा केस है जहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है। आप देखिए जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो इनिशियल इस फ्लूइड का टेम्परेचर कितना था, T1 था, ठीक है, लेकिन जब उसके बाद मिक्सिंग हो गई तब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, TF हो गया। तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा होगा इस फर्स्ट फ्लूइड से जो अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, M मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई T1 माइनस TF, ये वैल्यू हमारे पास होगी। यानी कि जो हमारा हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो इस सिस्टम से हीट निकल रही है और दूसरे सिस्टम में जा रही है, वो किसका फंक्शन हो गई, टेम्परेचर का फंक्शन हो गई। तो इसीलिए जो हमारे पास में ये डी क्यू है, जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्यू है, वो किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। तो आपको टेम्परेचर की लिमिट्स के साथ में ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। डी क्यू बाई टी अगर आप केवल लिखते हैं जब डी एस की वैल्यू निकालते हैं, पर डेल्टा एस आप निकाल रहे हैं तो आपको इस डी क्यू बाई टी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किसी भी चीज को स्मॉल एलिमेंट से बड़े करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, जो डी क्यू की वैल्यू है वो अब यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, एम सी डी टी अपॉन टी। क्यों, एम सी डी टी, और यहाँ पे डी टी क्या होगा आपका,
लिमिट उसकी मैंने रख रखी है T1 से लेकर TF तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास में टर्म हो रहा है। अब यहाँ से M और C की वैल्यू तो हमारी क्या है, अगर फर्स्ट बॉडी की बात कर रहे हैं तो ये M1 और C1 है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो M1 C1 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के साथ में क्या आ जाएगा, T1 से लेकर TF तक dt अपॉन t, ये हमारे पास में आ रहा है। ठीक है टर्म। अब अगर आप इसको और आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो डेल्टा S1 की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा, डेट इज M1 C1 dt अपॉन t, डेट इज ln t इसका इंटीग्रेशन में आएगा। ठीक है, और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये लिमिट होगी T1 टू TF। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया M1 C1 L1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आप तो क्या आएगा, ln TF माइनस ln T1। ln TF, ये देखिए मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ln TF माइनस ln T1। ठीक है, और ln M माइनस ln N, ये क्या होता है, ln M अपॉन N। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ln TF माइनस ln T1 डेट इज इक्वल टू ln TF अपॉन ln T1। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेट इज ln TF अपॉन T1। ये हमारे पास में डेल्टा S1 की वैल्यू आएगी। अब आपको पता है कि इस एक्सप्रेशन में T1 और TF में कौन बड़ा होगा, हमको पता है अगर हम TF और T1 में आपस में कंपेयर करेंगे तो जो TF की वैल्यू है वो छोटी होगी इन कंपेयर टू T1, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अगर ये T1 और T2 के बीच में TF की वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि TF क्या है, ये मिक्सिंग फ्लूइड का टेम्परेचर है। तो आप अगर इसको फर्दर अगर आप लिखना चाहो तो आप ये जानते हो कि T1 और TF के बीच में, T2 के बीच में TF की वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर TF की वैल्यू चूंकि T1 से क्या होगी, छोटी होगी, इस वजह से डेल्टा S1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी फर्स्ट बॉडी की क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है फर्स्ट फ्लूइड की। इसी तरीके से सेकंड फ्लूइड के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो सेकंड फ्लूइड के लिए हमारे पास क्या होगा, डेल्टा S2 डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T2 था, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, TF हो गया है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये T2 से लेकर क्या होगा, TF dq अपॉन T, सेम वैसे ही आपको करना है। तो यहाँ से आप देखिए टेम्परेचर कितना हो रहा है, T2 से TF, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, M2 C2। यहाँ पर भी देखिए dq डेट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर भी बॉडी का चेंज हो रहा है, जबकि पहले वाले केसेस में क्या था, टेम्परेचर मेंटेन था, इसीलिए आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी। तो यहाँ पर M2 C2 dt अपॉन T, M2 C2 आपका कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन लगा दिया हमने T2 से TF डेट इज इक्वल टू dt अपॉन T। इसको फर्दर हम लोगों ने सॉल्व किया जब, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, डेट इज डेल्टा S2 इज इक्वल टू M2 C2 ln T, कहाँ से कहाँ तक, डेट इज T2 टू TF। ठीक, इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, M2 C2 ln, यहाँ से क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी TF अपॉन T2। ठीक, तो डेल्टा S2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, दैट इज M2 C2 ln TF अपॉन T2। अब आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पर जो TF की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू T2 से, तो उस कंडीशन में आपको साफ दिख रहा है कि डेल्टा S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, अब हमको डेल्टा S1 और डेल्टा S2 की इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालनी है। तो आप ये देख रहे थे कि जब ये सेपरेशन वॉल आप हटा रहे हैं और चारों तरफ क्या है, इंसुलेशन है, ये चारों तरफ क्या है, इंसुलेशन है, तो उस कंडीशन में डेल्टा S फॉर यूनिवर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा S फॉर यूनिवर्स अगर आप निकाल रहे हो तो एक तो होगा डेल्टा S फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा S फॉर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के लिए तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि कोई भी हीट एक्सचेंजमेंट नहीं हो पाएगा, जब ये दोनों बॉडीज का फ्लूइड आपस में मिलेगा तो क्या होगा,
इन दोनों फ्लूइड से कोई भी हीट का ट्रांसफर बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये चारों तरफ आपने इंसुलेशन कर रखा है। तो डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग तो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा एस सिस्टम ही एडजस्ट करेगा। डेल्टा एस सिस्टम हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिस्टम के दो पार्ट हैं, ए बॉडी और बी बॉडी। तो अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं इसको, ठीक है, केवल वैल्यूज को मैं लिखा रहने देता हूं यहां पर। हमने जो डेल्टा एस की वैल्यू निकाली डेल्टा एस वन की, वो मैं लिख देता हूं यहां पर। डेल्टा एस वन फर्स्ट बॉडी के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी आ रहा है वो हमारे पास है m1c1 ln TF अपॉन T1। इसी तरीके से डेल्टा S2 की वैल्यू जो आ रही है m2c2 ln TF अपॉन T2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, बाकी का मैं हटा दे रहा हूँ। तो हमारे पास अगर हमें डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स जो होगा, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स दैट इज डेल्टा एस फॉर सिस्टम प्लस डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग, यही होता है। ठीक है, जो यूनिवर्स हमारे पास में होगा वो क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का होगा। अब सराउंडिंग में तो कोई हीट का ट्रांसफर हो नहीं रहा है, क्योंकि इंसुलेशन हमने बना दिया था, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास में क्या हो गई, जीरो हो गई। और सिस्टम में हमारे क्या हो गए, दो पार्ट हो गए, एक S1 बॉडी एक S2 बॉडी। तो यहाँ पे डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स अगर आप निकाल रहे हो, तो डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स क्या होगा, डेल्टा एस फॉर 1 प्लस डेल्टा एस फॉर 2, ये हमारे पास में हो जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या आ रहा है, m1c1 ln TF अपॉन T1 प्लस m2c2 ln TF अपॉन T2, ये हमारे पास में आ रहा है। अब अगर हमने एक एजम्पशन ले लिया, मान लीजिए अपनी कैलकुलेशन को और थोड़ा सा इजी करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर m1 इक्वल्स टू m2 कर लिए, यानी दोनों फ्लूइड के मासेस क्या हो गए, सेम हो गए, और दोनों फ्लूइड्स की जो स्पेसिफिक हीट है वो भी हमने सेम कर ली। तो उस कंडीशन में हमारा जो ये एक्सपेंशन है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, आप जब ये वैल्यूज पुट कर दोगे, हमने मान लिया कि m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m हो गया कोई, और जो C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C, यानी दोनों के मास और स्पेसिफिक हीट क्या है, फ्लूइड के सेम है। ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर दिया कि एक फाइनल एक्सपेंशन आ जाए, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा जो है वो पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हम ये लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, वो ग्रेटर देन जीरो होती है। यानी कि हर हाल में हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो जीरो के इक्वल होनी चाहिए या जीरो से ज़्यादा आनी चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस क्या पॉसिबल है। अगर निगेटिव हमारी यूनिवर्स की एंट्रोपी आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो है एक्सपेंशन वो गलत दे रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी घट नहीं सकती। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ये वाला हमने ले लिया कि m1 और m2 आपस में इक्वल है किसी मास m के, C1 C2 आपस में इक्वल है किसी स्पेसिफिक हीट C के, तो हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पर भी m होगा, यहाँ पर C होगा, यहाँ पर भी m होगा, यहाँ पर भी C होगा। तो mc को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास एक्सपेंशन में क्या बचा अंदर, ln TF अपॉन T1 प्लस ln TF अपॉन T2, ये हमारे पास बच रहा है। अब आपको पता है कि ln m प्लस ln n इक्वल्स टू क्या होता है, ln m इंटू n होता है। ठीक है, तो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिखते हैं, तो डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, mc ln TF स्क्वायर अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई T2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, इसको अभी हमें आगे जो है देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन जीरो आती है कि नहीं आती है। हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ गया था। ठीक, अब आगे इसको अगर सॉल्व करें, आगे इसको थोड़ा सा जो है
मॉडिफाई करने की हम लोग कोशिश करें तो हमको एक चीज़ ये पता है कि जो TF की वैल्यू है वो क्या थी, TF की वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी थी, M1C1T1 प्लस M2C2T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2। ये तो तब हमने लिया था TF का वैल्यू जब हमारे पास में दोनों के मासेस फ्लूइड के अलग अलग थे और स्पेसिफिक हीट C भी अलग अलग थे। लेकिन हमने यहाँ पे इस स्टेप पे आके ये ले लिया है कि M1 और M2 आपस में इक्वल है किसी M मास के, और C1 और C2 जो स्पेसिफिक हीट थी दोनों फ्लूइड की वो सेम है किसी स्पेसिफिक हीट C के। तो यही वाला अगर चीज़ अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो TF की वैल्यू हमारी क्या आएगी, आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो TF की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर इसी एक्सप्रेशन से अगर आप निकालते हो, M मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई बाई T1 प्लस M मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई बाई T2 अपॉन MC प्लस MC। तो आप ऊपर और नीचे से M और C को कैंसिल आउट कर दोगे तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास में बचेगा उस कंडीशन में वो क्या आएगा, T1 प्लस T2 अपॉन 2। ठीक है, अगर आप M1 और M2 की वैल्यू M और C1 और C2 की वैल्यू C इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे जैसे कि आपने यहाँ पे पुट किया है, क्योंकि TF आ रहा है यहाँ पर, तो अब हमने अगर यहीं पर ले लिया वैल्यू तो TF की वैल्यू तब हमें निकालनी पड़ेगी जब दोनों के मासेस फ्लूइड के सेम हो, स्पेसिफिक हीट सेम हो, तब TF की वैल्यू रिड्यूस होकर क्या रह जाएगी, T1 प्लस T2। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू ये पुट कर दो TF की जगह तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स that is equal to M मल्टीप्लाई बाई C ln, अब TF की जगह आप क्या रखोगे, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई T2। ठीक है भाई, ये भी हमने कर दिया, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो अभी फर्दर हम थोड़ा सा और हमें एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। ठीक है, अब इसके आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स, देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। आप अगर यहां से ध्यान से देखो ये T1 प्लस T2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है यहां पर, लेकिन स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। तो अगर आप पूरे फ्रैक्शन को लिखो एक बार तो पूरे फ्रैक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो MC ln, ठीक है, यहां पर T1 प्लस T2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट T1 मल्टीप्लाई बाई T2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, ऊपर तो होल स्क्वायर था ही, नीचे स्क्वायर नहीं था, T1 T2 लिखा था तो उसको हमने अंडर रूट T1 T2 लिख दिया और ऊपर स्क्वायर लेकर दिया, तो बात तो वही हो गई। ठीक, अब इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, इसके आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको पता है कि ln m की पावर कुछ a है तो उसको आप लिख सकते हैं a ln m। तो वही एक्सपेंशन से अगर आप लिखते हो उसको तो डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 इधर स्टार्टिंग में आ जाएगा और MC ln यहां पर क्या होगा, T1 प्लस T2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट T1 T2, ये हमारे पास आ रहा है। अब आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी, हमको अभी भी ये देखना है कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, आपने क्लास 11th में या 10th स्टैंडर्ड में एक चीज़ को पढ़ा होगा, एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होता है ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो अगर हमारे पास में कोई 2 डिजिट्स हैं, कुछ A और B, ये कोई 2 डिजिट्स हैं, तो इनका अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग AM से रिप्रेजेंट करते थे ज्योमेट्रिकल सीरीजेस में, तो वो वैल्यू क्या होती थी A प्लस B/2, और एक आपका होता था ज्योमेट्रिकल मीन जिसको कि हम लोग GM से रिप्रेजेंट करते थे, उसकी वैल्यू अगर आप निकालते थे तो वो क्या होती थी, अंडर रूट AB होती थी। और आपने ये पढ़ा है कि AM की वैल्यू जो हमेशा अर्थमेटिक मीन की वैल्यू जो हमेशा होती थी वो ज्योमेट्रिकल मीन से क्या होती थी, बड़ी होती थी। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 टेम्परेचर हैं, एक T1 और T2,
तो अगर आप ये ऊपर वाले टर्म पे केवल आप फोकस करो, इस वाले टर्म पे आप केवल फोकस करो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या है, उन दोनों टेम्परेचर्स का अरिथमेटिक मीन लिखा हुआ है। और अगर आप नीचे वाले फ्रैक्शन में आप ध्यान से देखो डिजिट को, तो ये उन दोनों टेम्परेचर्स का क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन लिखा हुआ है। और हमको ये पता है कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से बड़ी हो गई। और जब किसी फ्रैक्शन में ln के साथ में ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से बड़ी होती है, तो उस कंडीशन में ln की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और ln की वैल्यू अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगी तो उससे कंक्लूजन क्या होगा कि डेल्टा एस फॉर यूनिवर्स की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। और यही हमने एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि यूनिवर्स की वैल्यू जो एंट्रोपी चेंज की होती है यूनिवर्स के लिए, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जो कि इरिवर्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा ये कंक्लूजन निकल गया कि अगर मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स हैं तो उसके थ्रू भी अगर आप एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हो यूनिवर्स की, तो वो वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ रही है। यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी बॉडी है जो कि हीट को रिलीज कर रही है बट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ है और आपको अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हो रहा है वो गिवन है, तो आप डायरेक्ट Q/T लगाओगे फॉर कैलकुलेटिंग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, तो आप सीधे सीधे आप Q/T की वैल्यू लगा दोगे। अगर हीट निकल रही है तो माइनस साइन लगाएंगे, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसमें तो आप प्लस साइन लगाओगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट को रिलीज करने में या एब्जॉर्ब करने में, उस कंडीशन में आप जो dQ/T लगाओगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर की लिमिट्स लगानी पड़ेगी, जिससे कि जो फाइनल एक्सपेंशन आपका आ रहा है वो कुछ आपके पास में इस तरीके से आएगा, दैट इज mc T2/T1। यानी कि ये जो कोई भी वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू जो होगी वो आपके ऊपर होगी और नीचे वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे होगी। तो उस कंडीशन में आपकी चेंज इन एंट्रोपी कुछ इस टर्म में आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, dQ/T लगाओगे, उसमें आप टेम्परेचर लिमिट्स को T1 से T2 रखोगे, और जो हमारा Q होगा वो हमारा वहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर के फंक्शन होगा। तो mc/dt आपको लिखना पड़ेगा, और dt/T को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ln T के टर्म में हमारे पास में एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को यहाँ तक इस चीज़ों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास में लेक्चर 4, उसमें हम लोग और डिफरेंट केसेस एंट्रोपी प्रिंसिपल के देखेंगे और उस बेस्ड प्रॉब्लम को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।